ओके, हाय एवरीवन। हाँ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, पदार्थों के चुंबकीय गुण। ये हमारे चैप्टर में जो भी थ्योरेटिकल वाला थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दूंगी, बाकी डेरिवेशन जो है वो अपन इस चैप्टर के सारे कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें आपके पास जो जो चीजें जो जो टर्म यूज होंगी और वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है, उस मटेरियल में जितने भी एटम्स होंगे, तो हर एटम का क्या होगा, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा, चुंबकीय आघूर्ण जिसको बोलते हैं। क्यों आता है वो अभी अगले टॉपिक में देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट। तो हमारे पास सपोज आपने कोई मटेरियल लिया है और उसका वॉल्यूम कितना है, वी। ठीक है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम उसका कितना है, वी। और उस वी वॉल्यूम में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मतलब ये वी वॉल्यूम में एक एटम तो आएगा नहीं, वी वॉल्यूम में बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे। तो वी वॉल्यूम में उन सब का मिला के टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मान लीजिए आपके पास कितना हो जाता है, टोटल उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी कुछ भी वैल्यू आएगी मान लीजिए, राइट। तो एक एटम का मान लीजिए इस, और सबके मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जरूरी नहीं है सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में हो, वेक्टर बदलते ही वो क्वांटिटी बदल जाती है। तो हमारे पास सपोज इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है। तो हमारे पास जो सारे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, मान लीजिए कैपिटल एम है या स्मॉल एम, जो भी आपकी इच्छा हो, तो सबका क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, यानी कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है कितने वॉल्यूम का, वी वॉल्यूम का। तो अब हम क्या कहेंगे, अब देखो, अगर वॉल्यूम वी में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है समेशन एम आई, तो यूनिट में, यूनिट मतलब एकांक आयतन, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि बस वी से डिवाइड कर दो, राइट। और ये हमारा होता है कैपिटल एम, और इस कैपिटल एम को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता। ये आपको एक, कभी भी वर्ड बोलूंगी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है, तो समझ जाना कैपिटल एम की बात हो रही है। और फिर कैपिटल एम से दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि एक मटेरियल है, छोटे छोटे एटम्स हैं, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसका भी डेरिवेशन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैग्नेटिक मोमेंट है, सबको जोड़ दिया, और फिर यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया, यानी एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण आया, वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमेशा समेशन एम आई अपॉन वी किया है। तो सपोज वी बहुत बड़ा होता है एक्चुअल में, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में ही अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम आ जाते हैं, 10⁻23, इसलिए हम इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सपोज आपके पास ये पूरा वॉल्यूम मान लीजिए वी है, इसमें से सबसे पहले आप छोटा सा वॉल्यूम, मतलब इसको डिवाइड कर दो, ये लो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये लो। तो ये जो छोटा सा इतना सा पार्ट है, ये अब ये बहुत छोटा वॉल्यूम हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं डेल्टा वी। और इस डेल्टा वी में, राइट, तो ऊपर का जो फॉर्मूला है मैं सेम टू सेम वही करूंगी। डेल्टा वी वॉल्यूम में आपके पास अगेन इस डेल्टा वी में भी एक एटम तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो इसके अंदर मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है एम आई, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, समेशन एम आई अपॉन डेल्टा वी। एंड कोशिश कीजिए कि ये जो डेल्टा वी है छोटे से छोटा ले सको, कितना भी छोटा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो, जितना ज्यादा लिमिट छोटा करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा हमारा। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल एम का, विच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और दैट्स इट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। लिख नहीं रही हूं, आपने सुना होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर एज आई टोल्ड यू कि ये आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएगा,
मैं टिपिकल एक्चुअली राजस्थान में जो ग्रेजुएशन में बीएससी में फिजिक्स में जो बुक्स चलती हैं हमारे यहाँ लोकल ऑथर्स की, उनसे रिलेटेड जो स्टफ होता है वो फॉलो करती हूँ। तो फिर यहाँ पे अब हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, लेकिन कंसेप्ट सारी बुक्स में सेम ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि ससेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन राजस्थान में अलग हो जाएगी, एमपी में अलग हो जाएगी, या फिर दूसरी कंट्रीज में अलग हो जाएगी। सो वो सेम चीज ही रहेगी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमारे पास एक टर्म होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, एंड दिस काई इज गिवन बाय कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एच। अब ये हमारे पास m जो है वो तो हम ऊपर देख चुके हैं, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ये m तो सेम टू सेम यही है। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा इस m को फिर इसका मतलब इस m की डेफिनेशन अपन क्या देंगे, दिस इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एकांक आयतन में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता। सो एम हमारे पास यहाँ पर है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो एच होता है ये हमारे पास अप्लाइड फील्ड होती है। अप्लाइड फील्ड का मतलब जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी मटेरियल के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अंदर फिर ये मतलब ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट तो होंगे, लेकिन या तो ये एक डायरेक्शन में आ जाएंगे सारे, या फिर उसके ऑपोजिट चले जाएंगे। कुल मिला के सारे मटेरियल्स का जो बिहेवियर होता है अप्लाइड फील्ड में वो अलग अलग होता है। तो ये जो फील्ड होती है एच होती है, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके, चुंबकन क्षेत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र। आपको कई बार कैपिटल बी में और एच में कंफ्यूजन हो तो आपको रिलेशन तो पता है, बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच होता है, वो भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ भी लेंगे। तो बी और एच में हल्का सा डिफरेंस होता है, इनकी यूनिट का भी डिफरेंस होता है, और वैसे फिजिकली क्या डिफरेंस होता है वो अपन जब बी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। सो अभी तक आप मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको इस सिंबल काई से, और ये आपको क्या इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम बाई एच होता है। एम मैंने आपको बता दिया कि जब किसी मैटर के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, और एच क्या होगा, जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंज हो रहा है। सो ये बताता क्या है, इसके बारे में हमें कोई पूछे कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू होगी तो उस वैल्यू से आपको क्या पता चलेगा कि वो हाई है, लो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या पता चलेगा, ये एक्चुअली बिहेवियर बताता है। बिहेवियर या फिर यू कैन से रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कोई मटेरियल आपने लिया, सपोज आपने एक तरफ तो ले लिया आयरन, है ना, और मैग्नेट हम देखते हैं मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसका बिहेवियर अलग है, आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है। तो जितने भी मटेरियल है उनका जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो काई जो होता है इस क्वांटिटी की वैल्यू से हमें उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे अलग अलग मटेरियल्स को तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका रेस्पॉन्स कैसा आएगा। सो ये पता चलता है हमें एम में और एच में, क्योंकि एम एक तरह से रेस्पॉन्स है और एच हमने जो फोर्स डाला है बाहर से। ठीक है, इस काई के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कई बार ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काई की वैल्यू अलग आती है, किसी दूसरी डायरेक्शन में काई की वैल्यू अलग आती है। तो जब डायरेक्शन पे डिपेंडेंस होती है तो हम कई बार कहते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट्स आते हैं वो और भी ज्यादा आते हैं, इसलिए ये वेक्टर नहीं है, ये क्वांटिटी होती है टेंसर, जो कि आपने बीएससी में मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर अगर थोड़ा सा पढ़ा हो टेंसर के बारे में। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई डायमेंशन नहीं है, और ये जो काई है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। ओके, सो ये हमारे पास बस, बट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है उसकी डेफिनेशन लिखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। अगेन नॉट राइटिंग द टर्म इन हिंदी, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, चुंबकीय पारगम्यता। सो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। यहाँ पर देखिए बी जो है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन,
काफी सिमिलर सिमिलर वर्ड हो गए सारे। और ये आपके पास था मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है चुंबकीय प्रेरण, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है चुंबकन क्षेत्र। हल्का सा डिफरेंस है दोनों में, बता देती हूँ। सपोज आपने कोई यहाँ पर मटेरियल लिया, ठीक है, और बाहर से आपने फील्ड अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होगी वो इसके अंदर से गुजरेगी। और जब भी लाइनें गुजरती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देखा है कि फ्लक्स बोल देते हैं हम उसको। ज्यादा लाइनें क्रॉस हुई मतलब ज्यादा फ्लक्स चला गया, कम लाइनें क्रॉस हुई मतलब कम फ्लक्स चला गया। तो मटेरियल को क्रॉस करके निकलने वाली जो लाइनें हैं उन्हें हम फ्लक्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है, हवा में जितनी लाइनें गुजर रही है, मटेरियल में से उतनी ही लाइनें गुजरे बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ तो ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे डायामैग्नेट होते हैं, वो गुजरने ही नहीं देते मैग्नेटिक फील्ड को, वो बाहर से ही निकाल देते हैं, उनको रिपेल कर देते हैं। इसलिए हर मटेरियल की अपनी अलग खुद की कैपेसिटी होती है कि वो लाइनों को, कितनी लाइनों को अपने अंदर से गुजरने देगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मान लीजिए कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी उसकी वैल्यू है, एक्स वैल्यू लगाई हमने, तो आपको मटेरियल के अंदर भी उसकी वैल्यू एक्स मिले या ना मिले जरूरी नहीं है, राइट। ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि आपको अंदर फ्लक्स कितना मिलेगा। तो ये जब मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ ना फ्लक्स, जो कि नंबर ऑफ लाइंस को बता रहा है, ये होता है कैपिटल बी। तो जो कैपिटल बी होता है वो किस पे डिपेंड कर गया, वो डिपेंड कर गया आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। मतलब कॉपर का फ्लक्स अलग मिलेगा, आयरन का फ्लक्स अलग मिलेगा, सिल्वर में फ्लक्स अलग मिलेगा। सो जैसे जैसे मटेरियल बदलते जाओगे आपका बी जो है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन जो एच होता है काम वही कर रहा है। एच का मीनिंग वही है, चीजें वही देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हो, लेकिन मटेरियल कॉपर लो चाहे आयरन लो चाहे सिल्वर लो, सबके लिए अगर आपने वैल्यू एच लगा दी बाहर से तो एच की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। सो दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस एक ही है। यूनिट का तो ऑफकोर्स आ ही जाएगा दोनों में डिफरेंस, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो बी है वो फ्लक्स डेंसिटी को बताता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को बताता है, नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बताता है। और ये हर मटेरियल के लिए अलग होती है। लेकिन जो एच होता है वो हम जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, अंदर वो एक्चुअली उस चीज पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो वो सबके लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो म्यू जो है वो इस बी और एच का रेशो होता है, और इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा होगा, जो काम एप्सिलॉन का होता है वही मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिज्म के अंदर म्यू का होता है। ठीक है, हम नॉर्मली फ्री स्पेस के बारे में बात करते हैं। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम कह सकते हो, ये आपको कई जगह वैक्यूम लिखा हुआ मिल सकता है, फ्री स्पेस लिखा हुआ मिल सकता है, एयर लिखा हुआ मिल सकता है, तीनों का मतलब एक है। इस केस में इसकी वैल्यू को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी को हम बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एच होता है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यहाँ पे ये जो म्यू नोट की वैल्यू होती है। ठीक है, और हमारे पास एक टर्म होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, और ये आपके पास रिप्रेजेंट होती है म्यू आर से, और वो इन दोनों का रेशियो होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। यानी कि किसी मैटर की परमिबिलिटी कितनी है और एयर की परमिबिलिटी कितनी है, उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड म्यू आर। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये टर्म बस पता होने चाहिए। अब आपके पास एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन बी, एच, काई एंड म्यू। ये चारों चीजें हमने ऊपर देख ली है, चारों के बारे में अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है। इन चारों में आपस में रिलेशन क्या होता है। तो सपोज हमने कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी बी नॉट, ठीक है, हमने कहीं पे बी नॉट मैग्नेटिक अप्लाई करी है, और वहां पर कोई मटेरियल रखा हुआ था। तो उस मटेरियल के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, मैंने जैसा कि बताया था कि बी की वैल्यू बाहर और अंदर सेम हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो उसके अंदर खुद का रेस्पॉन्स भी आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी से, ओके, टोटल रेजल्टेंट या टोटल कुछ भी कह सकते हो आप, रेजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, जो आपने अप्लाई किया है
और जो उस मटेरियल के अंदर आया है, जो उस मटेरियल के अंदर आया है, सपोज हम उसे B1 से लिख लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया? आपने देखो कंडक्टर वाला केस पढ़ा होगा, ये मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। कोई कंडक्टिंग मटेरियल होता है या कोई डाइलेक्ट्रिक लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड में 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। सपोज हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं E, तो उस E से होता क्या है कि सारा पॉजिटिव चार्ज तो इधर चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और पीछे वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है पीछे की डायरेक्शन में, और वो सपोज कीजिए ई प्राइम। तो अब हम इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हो, आपने जो लगाई बाहर से और ई प्राइम इसका खुद का रेस्पॉन्स ई प्लस ई प्राइम करते हो, राइट। उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से लगाई थी, लेकिन जो मटेरियल है क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके पास एटम है, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उसका खुद का रेस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पर उसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस हुआ था, जैसे यहाँ पर इंड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपन देखेंगे या रेजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन अपन देखेंगे, तो जो हमने अप्लाई किया और जो मटेरियल के अंदर इंड्यूस हुआ, दोनों का टोटल मिला के, अब ये टोटल भी मटेरियल के अंदर का, ये ध्यान रखना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो भी इसका और इसका टोटल होता है, क्योंकि ये आपने सिर्फ बाहर नहीं लगाई है, ये तो आपने पूरे मटेरियल के अंदर लगाई है और मटेरियल के अंदर भी खुद की आई है, तो दोनों का टोटल मिला के हमारे पास क्या हो गया, बी का हो गया। ओके, सो हमारे पास एक रिलेशन ये आता है। नाउ ये जो B1 है, अब ये देखिए, ये B1 को फोकस करो, इस B1 के लिए मैंने क्या बोला, ये B1 वो मैग्नेटिक इंडक्शन है जो प्योर मटेरियल के अंदर आया है, यानी ये सिर्फ मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी की वजह से आया है, और मटेरियल के अंदर इसका जिम्मेदार कौन था, एटम। एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, और एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल m से, और स्मॉल m जब सारे मटेरियल के मिल गए थे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल M। यानी कहीं ना कहीं इस B1 के लिए जिम्मेदार कौन था, कैपिटल M था। इसलिए जब हम डायमेंशन वाइज बैलेंस करते हैं तो इस B1 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट इंटू M। ये आपको ध्यान रखना है, B1 और M में ये रिलेशन होता है। B1 जो होता है वो M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि कैपिटल M शुरू में ये क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही तो जिम्मेदार होगा अंदर के रेस्पॉन्स के लिए, और अंदर का रेस्पॉन्स हमने किस रूप में लिखा है, B1। सो B1 को हम लिखते हैं म्यू नॉट M। सो ये B1 की जो वैल्यू है ये वापस ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू बी नॉट एज इट इज रखा है, प्लस आपके पास B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट M। और अभी अभी आप देखिए बी नॉट को आपने क्या लिखा है, कहाँ पे गया वो, ये देखिए यहां से, इस बी नॉट को आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एच और ये हो जाएगा म्यू नॉट एम। तो यहाँ से म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा एच प्लस एम। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी एच एम। अब इसमें ऊपर हेडिंग में तो लिखा था बी एच एम, लेकिन काई तो लिखा ही नहीं, सो यहाँ पे हम काई का भी वैल्यू रख लेते हैं, काई को भी लिख लेते हैं। सो हमारे पास काई का फॉर्मूला था m अपॉन एच। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, देखो एक तो ये रिलेशन एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में डेरिवेशन के लिए। काई की वैल्यू होती है m बाई एच, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काई इंटू एच। तो ये m की वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट करेंगे, इस जगह। सो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, नाउ मैं वेक्टर्स जो है वो थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, लास्ट में पुट कर दूंगी, बट आप एग्जाम में वेक्टर लिख के आ जाइएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे m और यहाँ पे आ जाएगा काई टाइम्स h, ये काई टाइम्स h हो गया, मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है। कॉमन क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, 1 प्लस काई, ये आ जाएगा b। ऊपर हमने एक रिलेशन देखा था, कौन सा देखा था बता देती हूँ एक बार जल्दी से। ये देखिए आपने यहाँ पे ये रिलेशन, ये यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो रेड कलर से, म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच है, तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी को आप लिख सकते हैं म्यू इंटू एच, राइट। सो बी को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एच, मैं रख देती हूँ यहाँ पे, इस बी को हम लिख देते हैं म्यू इंटू एच, और इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट एच 1 प्लस काई। तो यहाँ एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, म्यू नॉट 1 प्लस काई, ये हमारे पास आ रहा है।
इसे हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, और हम जानते हैं म्यू बाय म्यू नॉट क्या होता है, म्यू रिलेटिव होता है, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस काई। सो एक ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके पास, इनमें से मतलब हर लाइन जो है किसी भी लाइन तक आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सो ये हमारा हेडिंग था, रिलेशन बिटवीन क्या था, बी एच काई एंड एम। सो ये आपके पास आ सकता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, काफी थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यही आता है कई बार कि डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिटेल में समझाइए। तो मैं सिर्फ उनकी एक जो लाइंस है जिनमें वैल्यूज लिखी हुई है वो आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप बुक से पढ़ेंगे, तो कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी ये वैल्यू क्यों रखी गई। सो इसलिए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ, अदरवाइज इसमें डेरिवेशन नहीं है तो मैं लेना नहीं चाह रही थी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब है कि प्रॉपर्टी के आधार पे इनको तीन तीन तो नहीं, वैसे 5 में बांट दिया गया है, बट इंपॉर्टेंट 3 ही है, बाकी 2 को हम छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ लेंगे। सबसे पहला हमारे पास होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट बताती हूँ। थ्योरी आप डिस्क्रिप्शन आप बुक में देख लीजिएगा, लेकिन इनके बारे में जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो कौन से होते हैं। देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को दूर भगाते हैं, अपने पास अट्रैक्ट नहीं करते हैं, दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी की तरफ लगता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो कुल मिला के आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में यही चीज ध्यान रखनी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से खुश नहीं होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ओके, इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। मतलब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट से आप ऐसे समझिए, कोई भी एटम होगा उसके मैग्नेटिक मोमेंट की कोई एक डायरेक्शन होगी, पहले से होगी। फिर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो सपोज मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस एरो को खुद की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो डायामैग्नेटिक होते हैं, वो डायामैग्नेट्स क्या करते हैं कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाई है तो ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट इधर लाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इन्हें फाइट करना है, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड से लड़ाई करनी है, उसके खिलाफ जाना है। तो अगर ये सोचेंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, चलो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, सब इसका सामना करो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होता है, ऐसा नहीं है कि इनमें होता नहीं है, बिल्कुल इंड्यूस होता है। इंड्यूस का मतलब इस एरो की डायरेक्शन का चेंज होना, अपने आप में इंड्यूस हो गया। सो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो बहुत कम क्वांटिटी में इंड्यूस होगा क्योंकि वो रेस्पॉन्स ही नहीं करना चाहते मैग्नेटिक फील्ड को, और अगर गलती से कर भी लिया तो ऑपोजिट जाएंगे। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा और साथ ही ऑपोजिट टू द फील्ड, अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड जो आपकी होगी उसके अगेंस्ट जाएगा। ये एक पॉइंट आपको डायामैग्नेट के बारे में ध्यान रखना है। नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड इज लेस देन दैट प्रोड्यूस्ड इन फ्री स्पेस। एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड हवा में अप्लाई कर रखी है, मतलब वैक्यूम में अप्लाई कर रखी है, और एक हमने डायामैग्नेट, यानी एक साइड तो आपने ले ली एयर, ठीक है, और एक साइड में आपने ले लिया डायामैग्नेट, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, सेम अप्लाई करो। तो आपने यहाँ पर भी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ली है, और यहाँ पे भी आपने बी अप्लाई कर ली, तो एयर के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, सपोज उसकी वैल्यू है एक्स, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई या इंड्यूस हुई, मान लीजिए वो एक्स है, तो डायामैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो लेस देन एक्स होगी। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली दिखाई देगी वो एयर के कंपैरिजन में कम होगी, लेस देन प्रोड्यूस्ड इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस से तो कम ही होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, सपोज इसमें y है, सो y विल बी लेस देन x, इसमें x के कंपैरिजन में कम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये रेस्पॉन्स नहीं करना चाहते मैग्नेटिक फील्ड को। तो इवन हवा में ज्यादा अच्छे से इंड्यूस हो रही है, इसमें उतनी भी इंड्यूस नहीं हो पा रही है। इस वजह से, इस फैक्टर की वजह से हम कहते हैं कि इसका जो म्यू आर होता है दैट इज लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों होता है,
क्योंकि म्यू आर की वैल्यू क्या थी आपके पास, म्यू अपॉन म्यू जीरो, राइट। ये था आपके पास मीडियम में और ये आपके पास था एयर में। आप कह रहे हो कि एयर में ज्यादा हो रहा है और डायामैग्नेट में कम हो रहा है, राइट, यानी इसमें कम हो रहा है तो ये क्वांटिटी कम होगी और एयर में ज्यादा हो रहा है तो एयर का कोई बड़ा नंबर ले लो। सपोज एयर में 2 हो रहा है, मीडियम में 1 हो रहा है, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 क्या होता है, 1 से कम ही होता है, 1 से कम होता है ना, इसलिए म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 से कम हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे इस वजह से इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से क्या होता है, कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है काई, वो आप ध्यान रखिएगा, वो आपके पास नेगेटिव होती है, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव, ये भी मैं बता दूं, ये भी आपको, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव क्यों होती है, काई आपके पास क्या था, काई का फॉर्मूला आपके पास था m/h, काई का फॉर्मूला आपके पास क्या था, m/h। तो होगा क्या आपके पास, ये m जो होता है, मैंने बताया था कि ये रेस्पॉन्स होता है और आपके पास यहाँ पे है h, तो आप h जिस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, h क्या था, अप्लाइड फील्ड, एक तरह से अप्लाइड फील्ड ही है, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसके ऑपोजिट जा रहा है। आपने एच इधर लगाया तो एटम के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पीछे की तरफ गए, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। इस वजह से यहाँ पे m/h की वैल्यू जो आती है वो आपके पास कैसी आती है, नेगेटिव आती है। वैसे जो काई है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो टेंसर से मिल रहा है, लेकिन जो बिहेवियर है उससे आपको पता चल रहा होगा कि अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट जाने की वजह से इसकी जो काई है, एक तो उसकी वैल्यू काफी कम होती है, कम तो रहेगी, आई टोल्ड यू, क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते मैग्नेटिक फील्ड को, और ये नेगेटिव है क्योंकि वो ऑपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको डायमैग्नेट के बारे में क्या ध्यान रखना है, कौन से सब्सटेंस होते हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जिनका जो शेल्स है, शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर हम शेल्स का मतलब है अगर कहीं पे सबसे बाहर का ऑर्बिटल s ऑर्बिटल आ रहा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। अगर सबसे बाहर का p आ रहा है तो उसमें पूरे के पूरे 6 होने चाहिए। अगर सबसे बाहर का आपके पास d आ रहा है तो उसमें 10 के 10 होने चाहिए, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होनी चाहिए। d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, p में 3 आ सकते हैं, s में 2 आ सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होंगे। इन्हीं मटेरियल की प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके पास जो इनके स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन। अब स्पिन की वजह से क्यों आता है वो मैं थोड़ी देर में बता दूंगी, अगले टॉपिक में ही आ जाएगा ये, कि कोई पार्टिकल अगर स्पिन करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आ जाता है। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, स्पिन, दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट हम देखेंगे, एक तो स्पिन और एक ऑर्बिटल। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी खुद की जगह जो घूम रही है, अपनी खुद की जगह जिसकी वजह से दिन और रात देखने को मिलते हैं, 24 घंटे में घूम जाती है, उस तरह की मोशन को हम बोलेंगे स्पिन होना, ठीक है, वो स्पिन कर रही है। और सूरज के चारों तरफ जो 365 दिन में घूम के आती है उस मोशन को हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। ये स्पिन मोशन को बोलते हैं प्रचक्रण गति, ठीक है। तो दो तरह की मोशन हो रही है, और अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, इस तरह से घूमता है, तो उसके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, वो मैं बता दूंगी क्यों आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि एस के अंदर आप देखिए एक अप स्पिन का इलेक्ट्रॉन है और एक डाउन स्पिन का है, तो अप वाला उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आता है मान लीजिए, डाउन वाले की वजह से नीचे आता है, तो कैंसल आउट हो गया जीरो। सिमिलरली पी में सबकी वजह से जीरो, डी में सबकी वजह से जीरो, इसीलिए हमने कहा था कि ये कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुए तो कोई ना कोई एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो उसका स्पिन को कैंसल आउट करने के लिए डाउन स्पिन वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं मिलेगा। सो इनकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो हो जाता है जीरो। तो फिर इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट m आया है, चाहे वो खिलाफ ही हो, वो किसकी वजह से आया है, वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से आया है। वो क्योंकि ऑर्बिटल को कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, सही, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों s में ही घूम रहे हैं, तो दोनों ही s में घूमेंगे तो दोनों हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर p हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के केवल घूमने की वजह से, ऑर्बिट में घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो डायामैग्नेट में हमें देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल आपको बुक्स में दिए हुए हैं, वो ध्यान रखिएगा। जितनी भी नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस जितनी भी होती है, हीलियम हुआ, नियोन हुआ,
आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, एटसेट्रा। सबको आपको पता है जितनी भी इनर्ट गैसेस होती है कंप्लीटली फिल्ड शेल होते हैं। इसके अलावा आपके पास नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं Cu, कॉपर, Ag, Au एंड सो ऑन। कुछ सेमीकंडक्टर्स आपके पास होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन तो नहीं है मतलब सेमीकंडक्टर में हमारे पास, बट सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास होता है। हाँ, कार्बन भी है, सॉरी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है। इसी तरह से कोई सिंगली आयनाइज्ड आयंस है, कुछ आयंस भी हमारे पास होते हैं, Na+, K+, Cl+ एंड सो ऑन। ये सब की प्रॉपर्टी, ये एग्जांपल में आपको याद रखना है, ये सब क्या होते हैं आपके पास, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, सो हमारे पास ये चीजें आपको डायामैग्नेट से रिलेटेड याद रखनी है। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं पैरामैग्नेट के बारे में। पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट में आपके पास क्या होगा, ऐसे मटेरियल जिनको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन फील करते हैं। जैसे डायामैग्नेट क्या कर रहे थे, रिपल्शन, अट्रैक्शन फील करेंगे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक ठाक सा अट्रैक्शन फील करेंगे। तो फोर्स इनमें क्या लगेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है, सपोज यहाँ पे लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हाई है, तो लो से हाई की तरफ ही फोर्स लगेगा, तो खुद हाई की तरफ ही अपना मैग्नेटिक मोमेंट जो है अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज इस तरह से मान लीजिए कुछ एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाई, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा। तो ऐसे आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस कोशिश में थोड़ी सी कमी रह जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि तो अट्रैक्शन होता है बट कम होता है। डायामैग्नेट में तो कंप्लीटली रिपल्शन होता है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर आपको ये बता दिया है कि अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, वो मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये देखो, सपोज आपने एयर में अप्लाई करी है और ये आपका पैरामैग्नेट है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सपोज दैट इज बी, और एयर में मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी सपोज B0, तो ये जो बी की वैल्यू होगी वो B0 से ज्यादा होगी, यानी कि एयर के कंपैरिजन में तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इंडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्यों होगी, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू बाय म्यू नॉट। ये आपका किसमें है, मीडियम के अंदर है, और ये आपका एयर में है। हमने क्योंकि बताया है कि मीडियम के अंदर इस बार ज्यादा होगा, एयर के अंदर इस बार कम होगा, तो ये क्वांटिटी सपोज आप 2 कर लो, ये क्वांटिटी आप 1 कर लो, तो 2/1 कितना होता है, 2 होता है, और 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 से ज्यादा होती है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से होगी। ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करें तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल होती है। पॉजिटिव तो है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और कम है, कम का मतलब क्या होगा, तो काई की वैल्यू क्या होती है, m/h। h मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई थी, उसकी वजह से सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितना इंड्यूस हो गया, m हो गया। लेकिन मैंने कहा था कि कम होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, तो क्योंकि ये क्वांटिटी थोड़ी कम रह जाती है, इसलिए काई की वैल्यू भी क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल लिखा है। और पॉजिटिव क्यों किया है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप h लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड भी, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आपके पास ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि ये जो काई होता है, इनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। काई जो होती है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब हमारे पास डायामैग्नेट में हमने नहीं लिखा था, डायामैग्नेट में आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, डायामैग्नेट की जो ससेप्टिबिलिटी होती है काई, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, ये काई लेस देन 0 था, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर।
ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है डायामैग्नेट्स की, जबकि पैरामैग्नेट्स की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये क्यूरी के लॉ अकॉर्डिंग करती है, मतलब काई इज इक्वल टू C/T, जहां पर C कांस्टेंट होता है, क्यूरी कांस्टेंट, ग्राफ देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो ये टेम्परेचर इस पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं कि कौन से मटेरियल होंगे जो कि इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो इस बार क्या होगा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके शेल्स जो हैं वो नॉट कंप्लीटली फिल्ड, नॉट कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने का मतलब है कि अगर s ऑर्बिट है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, और अगर मान लीजिए p है तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों पूरे हों और ये तीसरा अधूरा हो, d है तो भी उसमें ये कंप्लीटली फिल्ड हो 3, और लास्ट वाला आपके पास इसमें एक ही रह जाए। सो ये जो लास्ट वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी वजह से इसके पास क्या होगा, इसका तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, इसका क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। ये इस बार 0 के इक्वल नहीं है जैसा कि डायामैग्नेट के केस में हुआ। तो इस अकेले का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बाकी सबके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ के अच्छा खासा मैग्नेटिक मोमेंट इस बार हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो स्पिन की वजह से भी आता है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी आता है, तो दो होने की वजह से थोड़ा उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। अब होता क्या है, पैरामैग्नेट के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं या रूम टेम्परेचर होता है, मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे आपने किसी पैरामैग्नेट को रख रखा है तो वो एक्चुअल में क्या होता है, उस वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। कारण नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है कि जब तक हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है तो वो एटम बिखरे बिखरे रहते हैं, यानी किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है, किसी का पीछे आ रहा है, किसी का इधर जा रहा है, किसी का इधर जा रहा है, किसी का इधर जा रहा है। सो इन सब का जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज एवरेज का मतलब सबको डायरेक्शन वाइज ऐड कर दो, तो अगर कोई एटम इधर जा रहा है तो किसी दूसरे का अगर पीछे चला गया तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो उस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, और ये बिखरे बिखरे क्यों रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे इनके पास एनर्जी होती है। अगर टी टेम्परेचर का कोई रूम है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, KT एनर्जी होती है। ये एनर्जी इनको मिल जाती है तो ये उधर इधर उधर अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं। तो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट या फिर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास क्या रहता है, 0 रहता है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, सपोज मैंने ऊपर कर दी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे ऊपर, तो देखो अब कैंसलेशन नहीं हुआ, अब आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो जब आप जितनी देर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक मोमेंट उसमें रहेगा, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा ली, वापस मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको पैरामैग्नेट के केस में ध्यान रखनी है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहती है तब तक ही उसमें मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे वैसे ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, वो वापस नॉर्मल सब्सटेंस आपके पास बन जाएगा। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इनका 0 ही होता है, ध्यान रखना। ओके, नाउ हमारे पास एक चीज और है कि कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, कौन से मटेरियल शो करते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इवन नंबर ना हो, ऑड नंबर वाले हों। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड, जिसमें भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स, ऑड मतलब विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास है फ्री सोडियम आयन लिख रखा है, ये एग्जाम्पल आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फ्री सोडियम आयन हुआ, एनो मोलिक्यूल हुआ, ठीक है। और आपके पास एग्जाम्पल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर, और ये पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। एंड मेटल्स होते हैं, कुछ और मेटल्स होते हैं। सो इस तरह के जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, फेरोमैग्नेटिक। ओके, ये हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेट के केस में हमारे पास क्या होता है, ये अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो उसमें इनका अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होता है, और लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनके ऊपर फोर्स लगता है, और इतना ज्यादा हमारे पास इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लें
तो भी पैरामैग्नेट की तरह वापस से सारा मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहता है, इनका खुद का मैग्नेटिक इंडक्शन इनके पास रहता है, चाहे आपने जो फील्ड लगाई थी वो आप हटा ही क्यों ना लो, तो बहुत स्ट्रांग होता है। सो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, वो एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, हमने जो बाहर से लगाई है उसकी डायरेक्शन में होगा, एंड वेरी हाई, वेरी हाई। पैरामैग्नेट में क्या था, डायरेक्शन में तो था लेकिन स्मॉल था, इसमें डायरेक्शन में भी है और वेरी हाई भी रहेगा। जाहिर सी बात है एयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, तो जो म्यू आर है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और वो क्यों रहेगी अब आपको पता चल ही गया होगा। ससेप्टिबिलिटी जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है और बहुत ही ज्यादा होती है, एक तो पॉजिटिव तो रहेगी और बहुत ही ज्यादा रहेगी, वेरी हाई। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि काई की वैल्यू होती है m/h, जिस डायरेक्शन में h लगाओगे उसी में m आएगा, इसलिए पॉजिटिव है। जितनी h लगाओगे उसके कंपैरिजन में m बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए वेरी हाई है। और ये भी आपके पास जो काई है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये डोमेन थ्योरी पे बेस्ड होता है, डोमेन थ्योरी क्या होती है वो हम इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास, अच्छा जब डोमेन थ्योरी बाद में पढ़ेंगे इसलिए मैं अभी के लिए डोमेन थ्योरी वाला कंसेप्ट नहीं बताऊंगी आपको, डोमेन से एक्सप्लेनेशन बाद में बताएंगे। तो हमारे पास कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं जिसके FeCO Ni Gd ये एलिमेंट जो होते हैं, दीज आर द, एक dy है, ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है। कुछ आपके पास कंपाउंड्स भी होते हैं अलॉयज, जैसे ये MnS है, MnBi है, CrO2 है, CrBr3 है, एंड सो ऑन। ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो जो मैंने हमारे पास, क्योंकि इसकी जो काई है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो ये जो ग्राफ है मैं सबसे पहले पैरामैग्नेट के लिए बनाती हूँ। देखो पैरामैग्नेट के लिए अगर काई का टी के साथ ग्राफ बनाया जाए तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, वो कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, ये इधर इन्फिनिटी पे जाएगा, उधर वो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो काई जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, C/T। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप टी की वैल्यू जीरो करोगे, काई कितना जा रहा है, इन्फिनिटी, तो टी की वैल्यू जीरो यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पे ये काई देखो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो ये किसके लिए है, पैरामैग्नेट के लिए। अगर हम फेरोमैग्नेट की बात करें तो फेरोमैग्नेट के लिए जो ग्राफ आता है वो आपके पास इस तरह से स्टार्ट होता है, ये देखिए क्या डिफरेंस है। जो फेरोमैग्नेट के लिए काई का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, C/T - Tc। दिस Tc इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, यहाँ पे होता है Tc, और ये आपके पास T का ग्राफ है और ये आपके पास काई का ग्राफ है। तो इस रीजन में ये जो मैंने लाइनिंग वाला रीजन बनाया है, इसमें ये कंप्लीट फेरोमैग्नेट होते हैं, इसमें ये कंप्लीट फेरोमैग्नेट होते हैं। मतलब Tc से कम टेम्परेचर अगर आप रखोगे तो ये फेरोमैग्नेट बनेगा, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर की वैल्यू Tc से बढ़ा दी, अब ये क्या बन गया, अब ये पैरामैग्नेट बन गया। तो फेरोमैग्नेट के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उससे कम टेम्परेचर पे ही ये फेरोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर होते ही ये क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेट। इसलिए Tc से ज्यादा होते ही जो ग्राफ आ रहा है वो देख लो बिल्कुल पैरामैग्नेट जैसा आ गया, और यहां तक ये कंप्लीटली क्या थे, फेरोमैग्नेट थे, और इस Tc को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, ये पैरामैग्नेट। इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद हमारे पास आता है कुछ फेरोमैग्नेट जो हैं, हाँ इसके बाद हमारे पास आता है एक एंटी फेरो। एंटी फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेट्स ये होते हैं कि अगर हम इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास होता क्या है, किसी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऊपर है, मतलब रहेंगे ये भी सारे के सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, सारे एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इक्वल होगा। लेकिन अगर किसी एटम का इस तरह से है तो उसके जस्ट पास वाले एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। ओके, फिर एक अप होगा, एक डाउन होगा, एक अप होगा, एक डाउन होगा, एक अप होगा, एक डाउन। जबकि फेरोमैग्नेट में क्या था, फेरोमैग्नेट में था इस तरह से सिचुएशन,
ये देखिए, ये फेरोमैग्नेट में है। और पैरा में कैसा है, पैरा में ये है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, फिर एक नीचे आ रहा है, फिर एक ऊपर आ रहा है, फिर एक इधर रैंडमली। ये पैरामैग्नेट में सिचुएशन है, ये फेरोमैग्नेट में सिचुएशन होती है, और ये एंटी फेरोमैग्नेट में सिचुएशन होती है। सो एंटी फेरोमैग्नेट जो है उनका स्पिन जो होता है वो बाजू वाले एटम के ऑपोजिट होता है। अच्छा, ग्राफ जो आता है एंटी फेरोमैग्नेट का वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें जो आपके पास, जस्ट अ मिनट, ये डॉटेड वाली लाइन जो मैं बना रही हूँ उसका क्या मीनिंग है अभी समझाती हूँ। वैसे ये ग्राफ पूछा नहीं जाता है, ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनता है आपके पास। मैं रेड पेन से ग्राफ बना रही हूँ, वो इसके काई का ग्राफ होता है, रेड लाइन। ये इस तरह से होता है। तो जो काई होती है वो होता है 2c/t+थीटा। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये जो स्पाइक आता है ये आता है हमारा Tn पे, ये हमारा है जीरो वाली लाइन, और ये हमारा है -थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ससेप्टिबिलिटी इन्फानाइट कब हो रही है, इन्फानाइट यहाँ हो रही है। कहाँ पे हो रही है, जब टी की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, -थीटा। तो आप फॉर्मूले में पुट करके देखो एक बार, जब इस टी की वैल्यू -थीटा रख दोगे तो -थीटा+थीटा कितना हो गया, जीरो, काई चला गया इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी वाली लाइन यहाँ है, किस पे होगी, -थीटा पे। Tn क्या होगा, ये वो टेम्परेचर है, तो काई का ग्राफ तो ये बन रहा है, ग्राफ तो ये बन रहा है ब्लैक वाला। तो लेकिन आपके पास जब इसका टेम्परेचर Tn से ज्यादा होते ही, Tn से ज्यादा होते ही जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल वैसा बन रहा है जैसा पैरामैग्नेट में मिला था। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर की वैल्यू Tn से ज्यादा होते ही ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं पैरामैग्नेट। इसलिए, और इस Tn को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर। जैसे कि फेरोमैग्नेट में टीसी से ऊपर जाते ही टीसी से ऊपर जाते ही पैरामैग्नेट बन गए थे, और टीसी को हमने कहा था क्यूरी टेम्परेचर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर Tn से ऊपर जाते ही ये पैरामैग्नेट जैसा ग्राफ देते हैं। इस Tn को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर। कुछ एंटी फेरोमैग्नेट्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, MnO, MnO2, MnF2, FeO, FeF2, Cr2O3 एटसेट्रा। अब आपके पास लास्ट में एक और टाइप के बनते हैं मटेरियल्स, फेरी मैग्नेट। फेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं कि इसमें भी जो स्पिन होंगे एटम्स के वो आपके पास एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन एक का ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो अगले वाले का छोटा होगा, एंटी पैरेलल बट छोटा। फिर एक का बड़ा होगा, फिर एक का छोटा होगा, फिर एक का बड़ा होगा, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इससे पहले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। तो इस तरह में हम बोलते हैं फेरी मैग्नेट। और फेरी मैग्नेट सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है नेचर में, और वो सिर्फ कितना है, Fe3O4 होता है। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी आपके पास क्या होती है, बहुत ही अच्छा। मैंने एंटी फेरो की आपके पास नहीं बताई ना, एंटी फेरो के अंदर ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, ससेप्टिबिलिटी आपके पास कैसी ली जाती है, आपके पास पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ग्राफ आपको दिख ही रहा है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, राइट। तो आपके पास पॉजिटिव होती है, लेकिन कैसी होती है, छोटी होती है, क्योंकि पॉजिटिव और लार्ज तो सिर्फ किसकी होती है, फेरोमैग्नेट की। तो इसकी पॉजिटिव है बट कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी आपके पास। इसी तरह से आपके पास फेरी मैग्नेट जो है इसकी ससेप्टिबिलिटी देख लो, फेरी मैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, ये आपके पास रहेगी पॉजिटिव और लार्ज। क्यों, क्योंकि आपके पास जो अपोज करने वाले स्पिन है वो छोटे रह गए, तो डोमिनेटिंग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, इन सब की वजह से आएगा, और ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में हैं, इसलिए इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव है, लार्ज। अब आप ध्यान से, आपके पास जो बुक है उसके अंदर एक कंपेरेटिव इनका वो दिया हुआ है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये वाला देखिए एक बार, कुछ एक कंपैरिजन है यहाँ पे, प्रॉपर्टी है, ये डायामैग्नेट है, ये पैरामैग्नेट है, ये फेरोमैग्नेट है। सो आई होप ये आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो डायामैग्नेट में क्या होगा, रिपेल्ड फ्रॉम हाई इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी, मतलब वो उल्टा हाई से लो की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड सपोज डायरेक्शन में तो यहाँ लो होगी यहाँ होगी, ये उसके ऑपोजिट जाता है, ये हाई से लो की तरफ आता है। पैरामैग्नेट में अट्रैक्टेड फ्रॉम लो इंटेंसिटी रीजन टू हाई, लो से हाई की तरफ,
स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फ्रॉम लो टू हाई। ये हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, नियरली जीरो एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एच, एच के ऑपोजिट होगा और स्मॉल होगा। वेरी स्मॉल बट इन द डायरेक्शन ऑफ एच, यानी हम जो फील्ड लगाएंगे उसी की डायरेक्शन में होगा लेकिन क्वांटिटी कम होगी। एम इज वेरी लार्ज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एच। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम, जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है उसमें छोटा होगा एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट होगा, छोटा होगा लेकिन एच की डायरेक्शन में होगा, लार्ज होगा लेकिन एच की डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की बात करें तो एयर देख लीजिए, एयर के कंपैरिजन में कम होती है, ये अपने पास एयर से ज्यादा होती है और ये एयर से बहुत ही ज्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं। काई की वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी तीनों में, और रिलेटिव परमिएबिलिटी की भी बात कर दी थी कि म्यू आर से कम होगा, म्यू आर से ज्यादा होगा, म्यू आर से बहुत ही ज्यादा होगा। डिपेंडेंस ऑफ काई ऑन एच, यानी जो ससेप्टिबिलिटी होगी क्या वो एच पे डिपेंड करेगी, इसमें नहीं करती है, इसमें नहीं करती है, इसमें करती है। ये बस आपको डेटा याद रखना है। कुल मिला के एक्सप्लेनेशन हम इनका देख चुके हैं। टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करती है, ये मैंने बता दिया था, सी बाई टी से कर रही थी, और ये क्यूरी वाइस लॉ होता है, ध्यान रखना, सी अपॉन टी माइनस टी सी। इन्होंने एंटी फेरो का नहीं लिखा है, नहीं तो उसमें नील टेम्परेचर वाला भी आ जाता। चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस टू अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस, ध्यान रखना, इसका मतलब एक सब्सटेंस से क्या दूसरे टाइप का सब्सटेंस बन रहे हैं। डू नॉट चेंज इन अनदर टाइप, डायामैग्नेट हमेशा डायामैग्नेट रहता है चाहे कोई सा ही टेम्परेचर कर दो। पैरामैग्नेट रिमेन्स पैरामैग्नेट, लेकिन फेरो में क्या बोला है, टीसी से ऊपर जाते ही दे बिकम्स पैरामैग्नेट। बता दिया था ग्राफ में आपको, ऐसा ग्राफ बन रहा था कि यहां तक फेरो रहेंगे, इस टीसी से ऊपर जाते ही यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पैरा बन जाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बता दिया था, स्पिन तो जीरो है तो सिर्फ ऑर्बिटल की वजह से आएगा। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी इट इज ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग मोशन, स्पिन भी होगा और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन भी होगी। बेस्ड ऑन डोमेन थ्योरी, ये डोमेन थ्योरी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी, इसलिए अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप अगले लेक्चर का वेट कर लीजिए। इट इज ड्यू टू डोमेन फॉर्मेशन, पाउडर और लिक्विड इन विच ग्लास प्लेस्ड बिटवीन पोल इन विच आएगा ये, पोल्स ऑफ मैग्नेट कंसंट्रेट्स इन द मिडिल। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी ग्लास ट्यूब में, ये ग्लास ट्यूब में आपने मटेरियल भर दिया, अब ये डायामैग्नेट भी हो सकता है, और इधर आपने एन और एस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी स्ट्रॉन्ग, तो ये जो मटेरियल होगा, सपोज ये लिक्विड फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, कंसंट्रेट्स इन द मिडिल, मिडिल में सारा का सारा जमा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पास नहीं रहना चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि इधर भी मैग्नेट डाल दिया, इधर भी मैग्नेट डाल दिया, तो इधर वाला सारा आके जमा हो जाएगा सेंटर में, इधर वाला आकर जमा हो जाएगा सेंटर में, तो ये रिपल्शन की वजह से बीच में इकट्ठा हो जाता है। कंसंट्रेट्स एट द एजेस एंड डिप्रेस्ड इन द मिडिल, इसका मतलब कि आपके पास इस ट्यूब में इधर इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर भी इकट्ठा हो जाएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और बीच में एकदम कम रह जाएगा। ये देखो इस तरह से बन जाएगा, डिप्रेशन का मतलब उसकी हाइट कम हो जाना। सो आप इस तरह से भी बोल सकते हो इसको कि अगर आपने इस तरह से कंटेनर में डाल रखा है तो वो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो गया कॉर्नर पे, यहाँ इकट्ठा हो गया कॉर्नर पे, बीच में एकदम कम हो गया। हाई कंसंट्रेशन एट द एजेस एंड स्ट्रांगली डिप्रेस्ड इन द मिडिल, मतलब सेम शेप ऐसा ही रहेगा, पैरामैग्नेट का ही रहेगा, बस पैरामैग्नेट में और फेरोमैग्नेट में, अगर पैरा में कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से इतना ही हो पाया, तो फेरोमैग्नेट में स्ट्रांगली दिखेगा, ये स्ट्रांगली दिखेगा, यानी बहुत ही कम हो गया बीच में, इसमें उतना कम नहीं हो पाया। रोड सस्पेंडेड बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, दो एन और एस के बीच में अगर एक रोड बना के डायामैग्नेटिक मटेरियल की लटका दिया जाए तो रोड अलाइंस नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर आपने दो मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें बीच में एक रोड सस्पेंड कर दी, इस तरह से रोड सस्पेंड कर दी, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है तो रोड क्या हो जाएगी, अपने आप को बिल्कुल उससे 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने वर्टिकल लगा रखी है तो रोड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लगा रखी है तो रोड इसके सामने बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। जबकि पैरामैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई है तो रोड भी ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई है तो रोड भी ऐसे होगी। रोड अलाइंस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इवन इन वीक फील्ड, इसका मतलब होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम है तो भी फेरोमैग्नेट तो अलाइन हो जाएगा, और यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल जो है वो दिए हुए हैं।
सो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म।